Generally accepted accounting principles. What do we mean by these terms that have been used here? Generally accepted, जो generally आम तौर पे accepted है, मतलब आम तौर पे जिसे लोग स्वीकारते हैं, right? Accounting principles मतलब हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं उस अकाउंटिंग को करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ सिद्धांत बनाया गया है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाया गया है। सो अकाउंटिंग करने के लिए जो प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्टेड, मतलब वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो आम तौर पे जहां पर भी तुम अकाउंटिंग करो वो प्रिंसिपल्स हर जगह क्या है, एक्सेप्टेड है। दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म विच इज रिटन हियर। नाउ लेट मी गिव यू ऑल एन ओवरव्यू। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? सी, अकाउंटिंग जब हम लोग करते हैं तो हमको एक चीज ये चीज को ध्यान में रखना है कि अकाउंटिंग दुनिया का किसी भी कोना में हो, दुनिया छोड़ देते भी हम भारत अपना देश को लेकर के चलते हैं, इंडिया का किसी भी कोना में अकाउंटिंग किया जाए, वी हैव टू मेक श्योर कि वो जो अकाउंटिंग हो रहा है, मतलब जो अकाउंट्स बनाया जा रहा है, वो अकाउंट्स रिलायबल हो, ऑथेंटिक हो। रिलायबल मतलब जिस पे हम लोग भरोसा कर सके, ऑथेंटिक मतलब जो जेन्युइन हो, और यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। मतलब एक इंसान जो जम्मू एंड कश्मीर में बैठा है और एक इंसान जो आपका केरला में बैठा हुआ है, तो somebody doing accounting in Jammu and Kashmir and somebody doing accounting in Kerala, इन दोनों का जो अकाउंटिंग रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट या वो उनका जो अकाउंटिंग है वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। Getting my point? What I'm trying to tell you? There has to be uniformity in the accounting that is being done. जो अकाउंटिंग किया जा रहा है उसमें समानता, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है वो अकाउंटिंग कर रहा है कुछ और प्रिंसिपल्स, कुछ और सिद्धांत अपना मन का मर्जी से, और यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो अकाउंटिंग कर रहा है वो अपना मन का मर्जी से, अपना ये से, तो ये दोनों का जो रिपोर्ट निकलेगा वो दोनों का रिपोर्ट पे हम लोग भरोसा और रिलायबिलिटी या कितना जेन्युइनिटी को नहीं कर पाएंगे। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आई ट्राई टू कन्विंस यू ऑल विद वन एग्जांपल। नाउ वी ऑल नो दैट इन स्कूल व्हेन वी गिव एग्जाम्स, आज आईसीएसई जब या सीबीएसई जब अपना बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, तो अगर आईसीएसई जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, राइट, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, उसका जितना भी स्कूल है आईसीएसई का या आईएससी का, हर स्कूल में जो क्वेश्चन पेपर जाते हैं वो सेम जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सेम जाते हैं। कॉमन क्वेश्चन पेपर जाते हैं। मार्किंग स्कीम जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है, कॉमन मार्किंग स्कीम होता है। सो अगर एक टीचर जम्मू कश्मीर में बैठ के पेपर करेक्शन कर रहा है या कन्याकुमारी में पेपर बैठ के करेक्शन कर रहा है, दोनों का मार्किंग स्कीम सेम रहेगा, दोनों ही एक ही तरीका से पेपर करेक्शन करेंगे। आपके स्कूल में भी अगर हम आ जाए, स्कूल लेवल पे आ जाए, तो आपके स्कूल में भी जो आपका हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म जो एग्जाम होता है, उसमें क्या आप लोग सबको अलग अलग क्वेश्चन पेपर दिया जाता है कि सेम पेपर दिया जाता है? सेम क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। एग्जामिनर जब आपके टीचर पेपर करेक्ट भी करते हैं तो जो मार्किंग स्कीम होता है वो हर बच्चे के लिए एक ही मार्किंग स्कीम होगा, सेम मार्किंग स्कीम होगा। अलग अलग बच्चे के लिए तो मार्किंग स्कीम कभी ना हो। ऐसा क्यों होता है? क्यों आईसीएसई अपने सारे बच्चों के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर और एक ही मार्किंग स्कीम रखता है? क्योंकि बहुत ही सिंपल है, जम्मू कश्मीर में जो एक स्टूडेंट पढ़ रहा है उसका रिजल्ट और कन्याकुमारी में जो स्टूडेंट एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट
ये आपस में दोनों हम लोग कंपेयर करने का लायक हो। नहीं तो तुम सोचो, अगर इसका क्वेश्चन पेपर अलग हो, इसका मार्किंग स्कीम अलग हो, और कन्याकुमारी में जो बैठ के पेपर दे रहा है उसका क्वेश्चन पेपर अलग हो और उसका मार्किंग स्कीम अलग हो, तो क्या इन दोनों का रिजल्ट आपस में कंपेयर हो सकेगा? क्या दोनों का क्लास 10 का रिजल्ट आपस में कंपेयर हो सकेगा, प्रोवाइडेड देयर बोथ ऑफ देम आर हैविंग द सेम पेपर्स सब्जेक्ट? क्या कंपेयर हो पाएगा? नहीं, क्योंकि इनका तो मार्किंग स्कीम, इनका जो पेपर करेक्शन किया गया वो अलग रूल्स को फॉलो करके किया गया, उनका मार्किंग स्कीम अलग था। यहां पे जो पेपर करेक्शन किया गया अलग रूल्स को फॉलो करके किया गया, उनका मार्किंग स्कीम अलग था। सो व्हेन दिस हैपन, व्हाट विल हैपन? द रिजल्ट का यूनिफॉर्मिटी, जो रिजल्ट निकल करके आया बोर्ड एग्जामिनेशन का, इतना 1000 बच्चों का जो रिजल्ट निकल के आया, वो रिजल्ट का यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो आप कभी भी जज नहीं कर पाओगे, कभी भी कंपेयर नहीं कर पाओगे एक बच्चा का रिजल्ट वर्सेस दूसरा बच्चा का रिजल्ट। आप कभी जज नहीं कर पाओगे या इस कंक्लूजन में नहीं कर पहुंच पाओगे कि किस बच्चा का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, बुरा रहा, कैसा रहा। Are you getting my point? Now am I making sense what I'm trying to tell you? So similarly, when an examiner examines your question paper, he or she needs to follow a strict guidelines which has been laid by ICSE or ISC or CBSE. Can he or she deviate from those guidelines? No. उसको मार्किंग स्कीम दे दिया गया कि देख बच्चा ऐसा ऐसा लिखेगा, इतना इतना लिखेगा, आपको इतना इतना मार्क्स देना ही है। So the examiner has to strictly follow all the guidelines which has been given by the CBSE or ISC, so that the paper correction throughout the country is uniform. The paper correction throughout the country is uniform. So the results, when the paper correction is uniform, so the result which will come out of those corrections, उस correction से जो result बाहर निकल करके आएगा, तभी जाकर के रिजल्ट को हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्मिटी आएगा। सिमिलरली जब हम लोग अकाउंटिंग भी करते हैं, तो अकाउंटिंग को करने के लिए कुछ गाइडलाइंस है, कुछ प्रिंसिपल्स है, और उस प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस को हमें फॉलो करके अकाउंटिंग करना चाहिए, ताकि जो बंदा जम्मू कश्मीर में बैठ करके अकाउंटिंग कर रहा है वो भी उसी प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, और जो बंदा यहाँ पर केरला में या कन्याकुमारी में बैठ के अकाउंटिंग कर रहा है वो भी उसी प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है। तो जब दोनों ही एक ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग करने का जो प्रोसेस है वो क्या हो गया? यूनिफॉर्म हो गया। तो जो रिजल्ट्स निकल करके बाहर आएगा, वी कैन कंपेयर इट। दैट इज वाई we need a uniform principles, we need certain guidelines of accounting which has to be followed and which has to be accepted everywhere। जहां पर भी अकाउंटिंग हो रहा है, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम लोग करें। समझ में आ रहा है? लॉ ऑफ ग्रेविटी, हर जगह लॉ ऑफ ग्रेविटी, तुम अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन या लॉ ऑफ ग्रेविटी को समझोगे तो इंडिया में भी लॉ ऑफ ग्रेविटी को वही समझाया जाएगा। पाकिस्तान में उसका भाषा अलग नहीं हो जाता, चाइना में जाएगा उसका डेफिनेशन अलग नहीं हो जाएगा, यूएसए में उसका डेफिनेशन अलग नहीं हो जाएगा। इट्स अ प्रिंसिपल which is accepted all over। है ना? Yes sir। Am I making sense? Similarly, our subject accounting which we are going to do, वो भी एक उसका भी कुछ अपना सेट ऑफ गाइडलाइंस है और प्रिंसिपल्स है जिसे फॉलो करके हमें अकाउंटिंग करना चाहिए। तो इससे क्या होगा? एक यूनिफॉर्मिटी आ जाता है और ऑथेंटिसिटी आ जाता है, और आपने जो अकाउंट्स बनाया है वो मोर रिलायबल और भरोसे के लायक हो जाता है। वो है उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, और वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हर जगह जनरली क्या है? एक्सेप्टेड है। टोटल 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। कितना? 14। बट हम लोग ऑल 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं करेंगे, हमने उसमें से इंपॉर्टेंट जो 7 to 8 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम लोग वो लिए हैं। बाद बाकी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो रहेगा वो जैसे जैसे हम लोग सम्स करेंगे प्रैक्टिकली उससे हम लोग उसको देखेंगे, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम लोग पहले उसको देखेंगे। नाउ इंडिया में
हमारा एक बॉडी है जिसका नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इनका ये काम होता है कि इंडिया में जो भी अकाउंटिंग किया जा रहा है उस अकाउंटिंग को करने के लिए एक स्टैंडर्ड्स बनाया जाता है। स्टैंडर्ड मतलब एक बेंचमार्क्स, एक गाइडलाइंस, एक स्कोप, एक दायरा। आपको उसी दायरा में रह करके अकाउंटिंग करना है। आपको उस स्टैंडर्ड को क्या करना है, फॉलो करना है। आप उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, स्टैंडर्ड के बाहर नहीं जा सकते। सो इंडिया में ICAI का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया में जो भी अकाउंटिंग करे वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके करे। समझ में आ रहा है? तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप कौन करता है? ICAI। हम लोग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि ICAI जो है, ICAI ने सीधा एक चीज बोला उसके अनुसार कि फंडामेंटली 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। व्हाई दे हैव गॉट फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल? फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? एकदम बुनियादी, एकदम बेसिक। मतलब ये 3 ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो तुमको हर जगह फॉलो करना पड़ेगा। चाहे तुम इंडिया में बैठ के अकाउंटिंग करो, चाहे तुम अमेरिका में बैठ के अकाउंटिंग करो, चाहे कहीं पर भी करो। These are the 3 fundamental accounting principles. So according to ICAI, right, and Indian accounting standards, there are 3 fundamental now these 3 fundamental accounting principles are part of that 14 accounting principles। जो मैंने आपको बताया कि टोटल जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितना है? 14। उसमें से हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 आप बोल सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल को समझने में दिक्कत हो रहा है तो अब ये समझो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट, पहले वो 3 इंपॉर्टेंट को हम लोग समझेंगे प्रिंसिपल को, और उसके बाद फिर हम लोग आगे का और 5-6 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखेंगे। आज से जब आप लोग अकाउंटिंग करोगे, जब आप लोग पेन और खाता लेकर के हिसाब करना बैठोगे तो हिसाब करते वक्त आपको ये सारे प्रिंसिपल्स को क्या करना है? ध्यान में रखते हुए करना है। आपको इसको छोड़ना नहीं है। समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस। So these are the principles which will actually guide you। आपको क्या करेगा? गाइड करेगा। किस चीज क्या करने के लिए गाइड करेगा? अकाउंटिंग करने के लिए, राइट? आज आप साइकिल भी चलाते हो, अब आप स्विमिंग भी करते हो, तो स्विमिंग करने का भी कुछ सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। फ्लोटिंग करने का प्रिंसिपल है कि नहीं है? आप इंडिया का स्विमिंग पूल में स्विमिंग करो, चाहे अमेरिका का स्विमिंग पूल में स्विमिंग करो, फ्लोटिंग करने का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो तो सेम रहेगा। साइकिल चलाने का, साइकिल को बैलेंस करने का प्रिंसिपल चाहे यहां है चाहे किसी दुनिया का किसी भी कोना में, वो प्रिंसिपल सेम रहेगा। वो हो गया ना साइकिलिंग प्रिंसिपल विच आर जनरली एक्सेप्टेड। So wherever you are doing your cycling, those principles has to be followed. Similarly, wherever you are doing accounting, this accounting principle has to be followed. Out of that, the first 3 that we are going to choose is सबसे पहला going concern concept। क्या बोलता है going concern concept? As per going concern concept, जब हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं तो हमें ये सोच कर अकाउंट्स बनाना है, ये सोच कर अकाउंटिंग करना है कि हम जिस भी फर्म का अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस का, वो बिजनेस कभी भी बंद होने वाला नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट see, if this is a business, if this is George Academy and this is the owner of George Academy, so one thing we all know कि हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम लोग अकाउंटिंग किसका कर रहे हैं? बिजनेस का अकाउंटिंग करते हैं, ना कि ओनर का, राइट? हम लोग अकाउंटिंग किसका करते हैं? बिजनेस का, ना कि ओनर का। अब हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं तो हमें ये सोच कर अकाउंटिंग करना है, ये सोच कर अकाउंटिंग करना है कि कभी भी जॉर्ज एकेडमी बंद होने वाला नहीं है। आप कभी ये नहीं सोचिएगा कि ये ओनर रहा या नहीं रहा, ये भाग गया, ये मर गया, ये पागल हो गया, तो इसका क्या होगा।
ये सब नहीं सोचना है आपको। समझ में आ रहा है? पागल हो गया तो कितना खुश हो गई इसी का, जहां बोली पागल हो गया तो फट से सोचने लगी ना कि कैसे दिखेगा पागल होते हुए। इमेजिन करने लगी ना तुम कि पागल अवस्था में कैसे दिखेगा, इसलिए मुस्कुरा रही है, हंस रही है। बड़ी मजा आएगा हमको पागल दिखते हुए तुमको। तो ये जो है अपना, इसका हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं। तो हमें ये सोचना है, क्या हम बोल रहे हैं, ये सोचना है कि ये कभी भी बंद होने वाला नहीं है। ये नहीं कभी भी सोच लेना है कि अगर ये 6 महीना में बंद हो गया, अगर ये 2 महीना में बंद हो गया, नहीं। you are not supposed to think in such a manner. Getting my point? Now अब देखो, अब तुम लोग सर ये सोच करके बेनिफिट क्या है? What is the benefit out of this? What will I get if I think that कि जॉर्ज एकेडमी बंद होने वाला नहीं है? Now I'll tell you one example. Very practical, अभी जो हम लोग किए। I bought this phone for जॉर्ज एकेडमी। जॉर्ज एकेडमी के लिए एक नया फोन खरीदा गया। What type of expenditure is this? फोन खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी जस्ट डिस्कस किया हम लोग। ठीक, एक एक्सपेंडिचर कैपिटल है कि रेवेन्यू है, ये किस बात पे डिपेंड करता है? रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग, एक नंबर। और दूसरा इसका बेनिफिट हमको, खरीदे एक बार, यूज करेंगे बहुत साल तक। अब एक बताओ, अगर तुमने ये नहीं सोचा कि ये बिजनेस चलने वाला है हमेशा, तो फिर तुम ये कैसे सोच सकती कि ये हम 4 साल यूज करने वाले हैं? मेरा बात समझ में आ रहा है? आज हम इसलिए सोच सक रहे हैं कि बिजनेस इसको 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल यूज करेगा, क्योंकि हम ये भी सोच रहे हैं कि बिजनेस मेरा उतना साल इनडेफिनिट चलेगा। अगर हम ये सोच ले कि बिजनेस तो 6 महीना बाद बंद भी हो सकता है, तो जहां मेरे मन में ये आया कि बिजनेस तो 6 महीना बाद बंद भी हो सकता है, तो फिर इसको क्या मानेंगे? तब इसको क्या मानेंगे? कैपिटल मानेंगे, रेवेन्यू माने? बात समझ में आ रहा है? अगर 6 महीना में बंद हो गया तो वैलिडिटी कब तक में, मेरा यूटिलिटी कब तक मिलेगा? 6 महीना तक। तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या बन गया? बात समझ में आया? तो जब आप ये सोचते हैं कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है, तो आपका अकाउंटिंग में बहुत डिफरेंट आ जाता है। आप द वे यू रिकॉर्ड द अकाउंट्स, आप किस तरह चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, आप किस तरह ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। दिव्यांशी, आर यू हियर? नो, यू आर नॉट। कहाँ है ध्यान? समझ में आ रहा है सबको? सो थिंकिंग दैट हम जिसका अकाउंट्स बना रहे हैं जॉर्ज एकेडमी का, वो जॉर्ज एकेडमी हमेशा चलेगा, तभी जाकर के मैं इस बोर्ड को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान पाऊंगा कि ये बहुत साल तक यूज होने वाला है जॉर्ज एकेडमी में। लेकिन अगर हम ये नहीं मान रहे हैं कि जॉर्ज एकेडमी बहुत साल तक चलेगा या इनडेफिनिट पीरियड तक चलेगा, तो फिर जॉर्ज एकेडमी कल भी बंद हो सकता है, जॉर्ज एकेडमी 10 दिन भी बाद बंद हो सकता है। तब फिर इसको क्या माने हम? तब आप तो कंफ्यूज हो गए ना फिर। सो देयर इज अ कंफ्यूजन। So that is why it's very important to think, to assume. रियलिटी में क्या होने वाला कोई नहीं जानता, करेक्ट? हम लोग तो भगवान नहीं है कि हम लोग को पता है कि क्या होगा। रियलिटी में क्या होगा वो छोड़ दो, हम बोल रहे हैं ये हमको क्या करना है? अज्यूम कर लेना है। क्या अज्यूम कर लेना है? कि बिजनेस चलेगा कब तक? इनडेफिनिट पीरियड तक, अनंत काल तक चलेगा, जिसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट, फॉर एवर एंड एवर। नहीं समझा? समझ में आ गया? तो ये पहला अजम्पशन है। तो जब आप लोग कॉपी किताब लेकर के बैठे, जब आप अकाउंटिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन का करने बैठे, तो याद रखिएगा वो ऑर्गेनाइजेशन कभी बंद होने वाला, आंख से दिख रहा है कि बेटा बंद हो जाएगा, ये दिख रहा है आंख से कि डूब रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मरने वाला है बिजनेस, बट फिर भी अपने आप को संभाल लेना वहां पे और समझाना कि ना 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 नहीं सोच सकते, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, नहीं सोच सकते। क्या सोचना है? तो चलेगा, ठीक है? पॉजिटिव इंसान है हम लोग, पॉजिटिव सोचना है हमें। नेक्स्ट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरफ से जो दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। नाउ व्हाट इज बीइंग कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट मीन्स व्हाट?
एक ही प्रैक्टिस को आप बार बार कर रहे हैं. सो इफ आई से दैट यू आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे 1 hour accountancy, so what I'll say, you are consistently practicing accounting every day for 1 hour. So that shows your consistency कि आप कितनी consistent है accounts को practice करने में, पढ़ने में. If you're getting 80 out of 100 in accounts, always between 81 82, so I'll say your performance is consistent. करेक्ट. सो अगर एक प्रैक्टिस बार बार दोहराया जाए तो वो ही कंसिस्टेंसी हो जाता है, वही कंसिस्टेंट बन जाता है. ये कंसिस्टेंसी का हिंदी में इसका मतलब है. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में कंसिस्टेंसी अप्रोच का या कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आपने जो एक मेथड अकाउंट्स करने का अपना लिया है, आप कृपा करके उस मेथड को बार बार चेंज ना करें. Once you adopted certain methods of doing accounting, certain method of doing your calculations, you are suggested not to change that methods year by year. अगर तुम इस साल कुछ और मेथड से करो अकाउंटिंग और नेक्स्ट ईयर तुम कुछ और मेथड से अकाउंटिंग करो, तो ये 2 साल का रिजल्ट जो निकल कर आएगा वो कभी भी आपस में कंपेयर नहीं हो पाएगा. And you will not be able to analyze कि whether इस साल से अगला साल तुमने इंप्रूव किया है कि क्या किया है. समझ में आ रहा है? So that is why it is very important, stick to the methods, stick to your rules that you have once adopted to do accounting, unless and until it is not required by the law. अगर लॉ बोल रहा है, लॉ में कोई चेंजेस आ गया, अकाउंटिंग लॉज में चेंजेस आ गया, देश में कुछ अकाउंटिंग लॉज में चेंजेस आया, then it's a different thing. Or you're doing it for the betterment of the accounting practices. आपका accounting result इससे और better हो जाएगा, then it's a different thing. But you have to avoid as far as possible कि आप methods को change ना करें. Next, third important, और इसी concept के ऊपर में हम लोग accounting करेंगे, accrual concept. What do you mean by the term accrual? क्या बोलते हैं? When the transactions are recorded in the books of accounts as they occur, even if the payment for the particular product or services has not been received or made it is known as accrual basis of accounting. Now, what does it mean? इसको थोड़ा सा समय लेके हम समझाएंगे accrual का मतलब, क्योंकि यही मेथड में हमें अकाउंटिंग करना है. देखिए, एक घर को हमने रेंट में लिया, एक घर को हमने रेंट में लिया और 1 अप्रैल महीना, और इस घर का रेंट है महीना का 30,000 रुपया. कितना? महीना का 30,000 रेंट हो गया जगह का, प्रॉपर्टी का. सो डे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and it will go on till 31st अप्रैल में 30th. ठीक, 30 दिन. अक्रूवल कंसेप्ट ये बोलता है, आप आज घर में घुस गए, राइट? आपने पहला दिन घर में रहा, दूसरा दिन घर में रहा, तीसरा दिन घर में रहा, यहां से आप घर में रहे और 28 तारीख को आपने डिसाइड किया कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे. सॉरी, 28 तारीख को आप ध्यान दो, समझेगा. 1 तारीख से हमने घर में रहना शुरू किया, 28 तारीख को किसी भी कारण के चलते हमको घर पसंद नहीं आया और हम ये घर छोड़ करके चले जाएंगे. सो आई लेफ्ट द हाउस. आई यू टेल मी, कैन आई से द लैंडलॉर्ड कि मेरा तो भाड़ा बनता ही नहीं है, भाड़ा तो हम आपको 30 तारीख को देंगे, 1 महीना रहेंगे तब, हम तो 28 तारीख को आपको घर छोड़ के चले गए, तो हम तो आपको भाड़ा नहीं देंगे. Is it justified? Yes or no? Why?
बिकॉज जिस दिन से आपने घर में रहना शुरू किया उस दिन से भाड़ा जनरेट होना शुरू हो गया। आप पर डे उसको 1000 रुपया नहीं पे कर रहे हैं, आप उसको पर डे 1000 रुपया पे नहीं करते। आप पूरा 30 दिन का जब रेंट अक्यूमुलेट हो जाता है 1 महीना का, तब जाकर के आप उसको 1 महीना का रेंट 30,000 पेमेंट करते हैं। द पॉइंट इज दिस, अक्रूवल कॉन्सेप्ट टेल्स यू, जो हमने आपको पहले ही बताया, कि आपका एक्सपेंसेस इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने वो पेमेंट करा है कि नहीं करा है। आपका एक्सपेंसेस इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने उसका लाभ लिया है कि नहीं लिया है, आपने बेनिफिट लिया है कि नहीं लिया है। आर यू गेटिंग? सो अगर 10 दिन बाद घर छोड़ दोगे तो नियम से तुमको 10 दिन का रेंट 10,000 रुपया पे करना है। तुम अगर पे नहीं भी करते हो तब भी तुम्हारा 10,000 रुपया रेंट एज एन एक्सपेंस है, बिकॉज दैट रेंट ऑफ 10 days हैज बीन जनरेटेड बिकॉज यू यूज दैट हाउस फॉर 10 days. Since you use that house for 10 days, you avail the benefit of that house for 10 days. The rent for 10 days has been accrued. वो जनरेट हो गया। समझ में आ रहा है? Getting my point? हम लोग हर दिन रेंट नहीं देते हैं, हर दिन का रेंट हम एक बार में देते हैं। प्लीज समझिएगा इस चीज को। तो जैसे ही आपने सर्विसेज ले लिया, आपका एक्सपेंसेस हो गया, आपका एक्सपेंसेस अक्रूड हो गया। नाउ फॉर यू टू स्टडी फ्रॉम मी you have to pay, say for example 1,000 rupees for 1 month. So the day you started studying from me, for you the fees has been started accrue होना शुरू हो गया, एक्सपेंस लगना तेरा एक्सपेंस शुरू हो गया। लेकिन तू मेरे को हर दिन पेमेंट नहीं करेगा, तू मेरे को पेमेंट, हम मेरे लिए सुविधा ये होगा कि हम आपसे पेमेंट हम 1 महीना में आपसे सिर्फ एक ही बार लेंगे। सो 1 महीना में मैंने आपको जितना भी क्लासेस दिया है उसका पेमेंट एक बार लेंगे। बट ये कतई भी मतलब नहीं है कि अगर आप आधा महीना में छोड़ के चले जाएंगे तो कैन नॉट टेल मी कि हमने आपको, हम तो आधा महीना पढ़े, तो आधा महीना पढ़े जितना क्लासेस किया कायदा से आपको उतना का फीस देना है। वो आपका एक्सपेंसेस है, वो आपका लायबिलिटी है, आपको देना ही है। सो द डे यू स्टार्ट स्टडिंग एट जॉर्ज एकेडमी, आपके लिए फीस एज एन एक्सपेंस जनरेट होना शुरू, और मेरे लिए फीस एज अ फीस मेरे लिए क्या है? फीस मेरे लिए, वो एसिड बोल दी, तुम लोग भी एसिड बोल दिया, अपना दिमाग लगाओ गधा। फीस क्या है? रेवेन्यू है। जब रेवेन्यू समझा रहे थे तो उसी दिन समझाए थे कि मेरे लिए फीस क्या है? रेवेन्यू है, इनकम जो हमको रिकरिंग बेसिस पे मिलता है। फीस कैसे एसेट हो सकता है? फीस कैसे एसेट हो सकता है? रिपीट, फीस इज नॉट एन एसेट, फीस इज एन रेवेन्यू, इट इज एन इनकम विच आई एम गेटिंग अगेन एंड अगेन रिकरिंग बेसिस में। सो मेरे लिए जिस दिन मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया उस दिन से मेरे लिए इनकम अक्रू होना चालू हो गया और आपके लिए एक्सपेंस अक्रू होना चालू हो गया। जिस दिन से मैंने इस घर में रहना शुरू किया, मेरा भाड़ा मेरे लिए एक्सपेंस है और मकान मालिक के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। सो हम लोग जब इंडिया में अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग अक्रूवल बेसिस में अकाउंटिंग करते हैं, ना कि कैश बेसिस में। एक क्या हुआ, पैसा आएगा मतलब भाड़ा आएगा तो इनकम मानेंगे, तुम फीस पे करोगी तो तुम उसका एक्सपेंस मानोगी। मेरा हाथ में फीस आएगा तो हम उसको इनकम मानेंगे, नहीं आएगा तो इनकम। ये एक तरीका हुआ अकाउंटिंग करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग। मतलब पैसा जेब में आया तो इनकम और पैसा जेब से निकला तो एक्सपेंस। बट ये अकाउंटिंग हम लोग नहीं करते, हम लोग क्या बेसिस में अकाउंटिंग करते हैं? अक्रूवल बेसिस में। तो तुम यहां से जाते हो नीचे में और
हाजरा स्वीट्स में जा करके तुम वहां पे 2 समोसा और 1 मिठाई खाते हो 50 रुपया का। सो द मोमेंट आपने 2 समोसा और 1 मिठाई 50 रुपया का खा लिया, आपके लिए वो 50 रुपीज का एक्सपेंस जनरेट अक्रूड हो गया। अब तुम उसको 50 रुपया अभी दो या 50 रुपया 2 दिन बाद दो, लेकिन आपके लिए वो 50 रुपया एज एन एक्सपेंस उसी दिन बन गया जिस दिन आपने वो समोसा और मिठाई खाया। 2 दिन बाद दोगे तो लायबिलिटी बन गया, तुम्हारा आउटस्टैंडिंग हो गया, वो बाकी है, तुमको देना है, फ्यूचर में देना पड़ेगा। तुमने दुकानदार को बोला कि भैया हम आपको 2 दिन बाद देंगे, तो 2 दिन बाद मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर में पे करना, तो वही तुम्हारे लिए क्या बन गया, लायबिलिटी भी बन गया। समझ में आया? So this is what accrual basis concept teaches us. Your income does not depends upon the cash what you have received, and your expense does not depends upon the payment that you have made. अगर मैंने 1 महीना इस रूम बिजली मैंने यूज किया और 1 महीना का मेरा बिजली बिल 10,000 रुपये आता है और मैंने वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पेमेंट 10,000 रुपये नहीं किया है, क्या हम बोल सकते हैं कि इस महीना मेरा बिजली बिल नहीं लगा? नहीं सर। बोल सकते हैं नहीं लगा मेरा बिजली बिल? अरे भैया बिजली बिल आया, हम पे नहीं किए, तो पे नहीं किए तो मेरा खर्चा नहीं है। खर्चा मानेंगे कि नहीं मानेंगे? एक्सपेंस मानेंगे ना। अप्रैल महीना का जब एक्सपेंसेस का लिस्ट बनाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे, क्योंकि बिजली मेरा बिल, जैसे मैंने बिजली यूज करना शुरू किया एक्सपेंसेस मेरा जनरेट होना शुरू हो गया। सो दिस इज व्हाट इज ट्रेइंग। अब आप उसको पैराग्राफ को पढ़ेंगे। सो व्हेन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज दे अकर, मतलब जैसे जैसे वो एक ट्रांजैक्शन हो रहा है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर आज हम तुमको, आज मेरा मोबाइल का दुकान है, मुकुल एक बार बाहर सामने आना जल्दी। अगर मेरा मोबाइल का दुकान है, मैंने मुकुल को ये मोबाइल बेचा आज, मुकुल बोला भैया पैसा आपको देंगे 3 दिन बाद, तो रिकॉर्ड कब करेंगे इस ट्रांजैक्शन को? आज कि 3 दिन बाद? आज। मोबाइल बेचे कब? आज। तो जिस दिन हमने इसको मोबाइल बेचा सेल्स कब हुआ? आज। रेवेन्यू अक्रू जनरेट कब हो गया? आज। वो अलग बात है कि 3 दिन बाद मुकुल हमको देगा। तो अब मुकुल मेरे लिए क्या बन जाएगा पता है? एसेट। क्यों? क्यों? फ्यूचर में पैसा मिलेगा। थैंक यू। समझ में आया? So as the transaction occurs, उसी समय हमको क्या कर लेना है? रिकॉर्ड कर लेना है। वेट नहीं करेंगे जिस दिन पैसा आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत है? क्योंकि इसी अक्रूवल कॉन्सेप्ट से 2 कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। एक है रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी, ऑलरेडी मैंने इसको बता दिया है, और एक है एक्सपेंसेस रियलाइजेशन या रिकग्निशन कंसेप्ट। रिकग्निशन कॉन्सेप्ट मतलब हम कब अपना इनकम को पहचानेंगे और कब हम अपना एक्सपेंस को पहचानेंगे। टाइम दिख रहा है बाबू? मैसेज पॉकेट में चेक कर देंगे फोन है कि नहीं है? बैठे बैठे के लिए तो नहीं लिया। सो रेवेन्यू रिकग्निशन और एक्सपेंस रियलाइजेशन वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट से ही निकल के बाहर आया कि हम बिजनेस अपना रेवेन्यू को कब पहचानेगा और बिजनेस अपना एक्सपेंसेस को कब पहचानेगा। तो जिस दिन अकर होगा उसी दिन पहचानेगा, यही बोलता अक्रूवल कॉन्सेप्ट। जिस दिन आपने बेनिफिट ले लिया उस दिन आपका एक्सपेंस हो गया, राइट? और जिस दिन आपने वो एक्शन परफॉर्म कर दिया, आपने सामान बेच दिया, आपने सर्विसेज दे दिया, उसी दिन आपका इनकम भी क्या हो गया? जनरेट हो गया। वो मिलेगा बाद में, बात की बात है। क्लियर? Any doubt in accrual concept? So in accrual concept, what does it accrual concept means? In accrual concept, it teaches us that while we do accounting, we record the transactions as they occur, irrespective of whether the payment has been made or received. या पेमेंट हुआ या मिला है, दोनों में से कुछ हो सकता है।
So अगर even the payment for that particular product or service has not been received or made, it is known as accrual based accounting. बोर हो रहे हो? अभी आप देखो, ये अगर थ्योरी तुमको पता नहीं रहेगा तो अकाउंटिंग करते वक्त क्या हो जाएगा? गड़बड़ होगा, पूरा खिचड़ी पक जाएगा। तो ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। वो 14 में से 3 हमको हटाया गया है और उसको हम लोग फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ द नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज accounting entity या business entity. So before I move into this, I want you all to copy this. क्या फतेह, नींद लग गया फतेह को बहुत जोर का। Now the next accounting principle, that is accounting entity और business entity concept. ये हमने पहले भी आप लोग से डिस्कस कर लिया है, but still here, according to this concept, business is treated as a unit separate from its owner. इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दो अलग अलग एंटिटी है, मतलब दो अलग अलग बॉडी है जिसका एक दूसरे से पहचान अलग है। सो बिजनेस का पहचान अपने मालिक से और मालिक का पहचान अपने बिजनेस से अलग है। हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम अकाउंटिंग बिजनेस का करते हैं, ना कि बिजनेस का मालिक का। देयरफॉर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम अकाउंटिंग करें तो सारे वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करेगा, नंबर 1। और हम जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचे, ना कि सामने वाला कोई भी रहे उसके तरफ से नहीं सोचना, हमेशा किसके तरफ से सोचना है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब आप अकाउंटिंग करना बैठोगे तो 90% स्टूडेंट ये गलती कर देता है। वो ट्रांजैक्शन पढ़ के, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस सोल्ड गुड्स टू राम, तो आपके राम की तरफ से नहीं सोचना है आपको, क्योंकि राम की तरफ से सोचोगे तो राम तो खरीदा है, लेकिन बिजनेस क्या किया है, बेचा है। तो आपको बेचने का एंट्री पास करना है कि खरीदने का एंट्री पास करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीच बीच में गलती हो जाता है कि हम लोग सामने वाले की तरफ से सोचने लगते हैं, ये गलती नहीं करना। आपको हमेशा किसके तरफ से सोचना है, बिजनेस के। That was I was saying, this has come here, revenue realization और recognition concept। क्या मतलब है इसका, ये आया कहाँ से, ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट से आया जो भी हम लोग किए। रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट मतलब रेवेन्यू को पहचानना का कंसेप्ट। रिकग्निशन का मतलब क्या होता है, पहचानना, क्योंकि जब तक आप पहचानोगे नहीं तब तक आप रिकॉर्ड कर नहीं सकते हो। सो रेवेन्यू रिकग्निशन या रेवेन्यू रियलाइजेशन का मतलब कि व्हेन डू यू एक्चुअली यू रियलाइज कि तेरा इनकम हो गया है। When do you realize that? When do you recognize कि तुम्हारा इनकम हो गया है। तो ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट ही हम लोग सीखे हैं, जो मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रियलाइजेशन डिटरमाइंस द टाइम इन विच द रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड। Revenue is deemed to be realized when the title or the ownership of the goods have been. So when I gave the example with Mukul, when I handed that mobile phone to the Mukul, I said कि अगर मान लो मेरा मोबाइल का दुकान है और मैं ये मोबाइल मुकुल को बेच रहा हूँ, तो जैसे ये मोबाइल का ओनरशिप, मतलब जैसे मोबाइल मैंने मुकुल को बेचा उसी समय मेरा रेवेन्यू जनरेट हो गया। रिकॉर्ड कर लेना है, भले उसका पेमेंट हमको 10 दिन बाद मिले, 1 सप्ताह बाद मिले, 15 दिन बाद मिले, लेकिन हम पहचानेंगे कब, पहचानेंगे उसी दिन जिस दिन मैंने। तो अगर मैंने 1 महीना आपको पढ़ा दिया तो 1 महीना जैसे मैंने आपको सर्विस दे दिया तो मेरा 1 महीना का जो फीस है वो मैंने आपसे कमा लिया।
जनरेट हो गया। आप भले उसका पेमेंट हमको दो, मेरा बात करो, लेकिन मेरा इनकम हो गया। सो गुड्स बनना है, बनने के बाद जैसे आप बेच रहे हो, जैसे एक्सचेंज हो रहा है, जैसे ही आप प्रोडक्ट दे रहे हो कस्टमर को, आप उसी समय उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड कर लोगे। क्लियर है? सो द मोमेंट यू टेक द सर्विस, सो मान लीजिए आप टोटो से आ रहे हो, आपने टोटो या टैक्सी या ऑटो से यहाँ पे आया, तो आपने अगर टोटो से बैठ करके आया, आपका टोटो भाड़ा लगा 10 रुपया, लेकिन आपके पास 10 रुपया खुला नहीं था, आपने बोला भैया आपको 2 दिन बाद देंगे। ठीक, आपका जान पहचान वाला टोटो वाला था, वो मान गया। सो व्हेन डिड यू टुक द सर्विस? टुडे। आपके लिए एक्सपेंस कब हो गया? आज। उसके लिए रेवेन्यू वो कब पहचानेगा? आज। वो 2 दिन बाद रेवेन्यू नहीं पहचानेगा, उसका रेवेन्यू 2 दिन बाद नहीं होने वाला नहीं है। आप जिस दिन उसको पेमेंट करेंगे उस दिन रेवेन्यू नहीं होगा। रेवेन्यू कब हुआ? जिस दिन आपको वो सर्विस दिया। सर्विस कब दिया? आज दिया ना। टोटो में बैठा करके लेकर कब आया आपको? आज। तो भाड़ा भी तो आज ही कमाया, तो वो पहचानेगा भी अपना भाड़ा को, इनकम को कब पहचानेगा? आज ही पहचानेगा। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है? सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन द अक्रूवल कॉन्सेप्ट। सो फिर से वही चीज़ आया, वहीं से निकल करके ये आया है कि रेवेन्यू कब पहचानना। सो ये जनरली ये टेंडेंसी होता है हम लोगों का कि हम लोग पैसा को रेवेन्यू से तोल देते हैं कि पैसा आया तो इनकम है। नहीं, पैसा आने से इनकम नहीं है। आपने सर्विस दिया, आपका प्रोडक्ट आपने बेच दिया, उसी समय आपका इनकम जनरेट हो गया। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, इसी के ऊपर में पूरा आपका अकाउंटिंग डिपेंडेंट है। हम लोग जो अकाउंटिंग करेंगे वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर में है। डुअल, व्हाट डू मीन बाय द टर्म डुअल? टू। डुअल का मतलब होता है 2। एक मिनट, देखो हमने आपको बताया था कि जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे हम लोग हिंदी में, अगर हिंदी में अपना भाषा में बात करें तो लेन देन। मतलब लेना और देना, जो तो बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अब ये जो लेन देन है, इसे एक चीज समझ में आ रहा है कि जब भी एक ट्रांजैक्शन होगा तो उसका हमेशा मिनिमम 2 इफेक्ट या उसका 2 पार्टीज पे इफेक्ट होगा, 2 साइड इफेक्ट होगा। कभी भी हम अपने आप से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। जॉर्ज ऑस्टर कैन नॉट डू अ ट्रांजैक्शन विद जॉर्ज ऑस्टर। आई नीड टू ट्रांजैक्ट। जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे, जब हम लेन देन का बात करेंगे, तो आई नीड समबडी जिसके साथ लेन देन होगा। और जब हम ट्रांजैक्शन का बात करते हैं, द वेरी वर्ड ट्रांजैक्शन का हिंदी शब्द है लेन देन। मतलब तुम अगर देखो, जब तुम ट्रांजैक्शन का हिसाब रखोगे तो जब हिसाब होगा वो 2 चीजों का हिसाब होगा, लेन का और देन का। सो हमने मुकुल को फोन बेचा, तो हमने क्या दिया मुकुल को? मुकुल को क्या दिया? फोन, राइट? अगर हमको मुकुल पैसा दे दे तो मुकुल हमको क्या दिया? कैश। तो जब हम हिसाब रखेंगे तो हमको हिसाब किसका रखना है? फोन, क्योंकि मेरे पास से फोन गया और मेरे पास कैश आया। अब अगर मान लें कि मुकुल हमको पैसा नहीं दिया, मुकुल हमको बोला 2 दिन बाद देंगे पैसा, 10 दिन बाद देंगे, तो सवाल ये उठता है कि फिर आज मुकुल क्या दिया आपको? आप तो मुकुल को फोन दे दिए, लेकिन देन तो हुआ, गिव हुआ, लेकिन क्या टेक हुआ? कुछ नहीं।
लेकिन हुआ है टेक। क्या हुआ है टेक हम आपको बताते हैं। टेक हुआ है प्रॉमिस। मुकुल हमको प्रॉमिस किया है कि वो पैसा देगा। सो द मोमेंट ही प्रॉमिस मी, हम किसका हिसाब रखेंगे? एक फोन दिए किसको? मुकुल को। फोन का हिसाब रहेंगे। और दूसरा हमको प्रॉमिस मिला किससे? सो यानी कि किसका हिसाब रखेंगे? मुकुल का हिसाब रखेंगे, ताकि हमको पता रहेगा कि मुकुल से हमको पैसा लेना है। समझ में आ रहा है? अभी मेरा तुम्हारा अगर देख लो, मेरा तुम्हारा देख लो, हम लोग में लेन देन है ना, गिव एंड टेक, लेन टेक और देन गिव। हम तुमको क्या देते हैं? सर्विस। और हमको तुमसे क्या मिलता है? फीस। और फीस के रूप में क्या मिलता है? कैश। और सर्विस में हम तुमसे क्या लेते हैं? फीस। सो देयरफॉर हम लोग कैश का हिसाब रखेंगे, हम रखेंगे। और हम किसके हिसाब रखेंगे? कैश किस कारण से आया? पैसा फीस के कारण से आया। सो अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन उठा के देख ले जिसको आप रिकॉर्ड करोगे, आज आप टोटो से यहाँ पे आए, आपने टोटो को पैसा दिया, तो आपको हिसाब रखना पड़ेगा दो चीज का। देन आपने क्या दिया टोटो वाला को? कैश के हिसाब रखेंगे। पॉकेट से कैश निकला, उसका हिसाब लिखना पड़ेगा ना। 10 रुपये चला गया, हाँ या ना? किसको दिए? टोटो वाला को। कारण क्या था? फेयर, भाड़ा, हाँ या ना? टोटो फेयर। तो फेयर के हिसाब रखेंगे, एक्सपेंस है फेयर, आप कितना भाड़ा दिए उसका हिसाब रखेंगे, हाँ या ना? भाड़ा, ताकि आपको पता रहे कि महीना में भाड़ा कितना खर्चा हो रहा है आपका। और भाड़ा किस रूप में दे रहे हैं? कैश। तो कैश का हिसाब रखेंगे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं, लेन देन रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस में जो भी लेन देन होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, उसका हमेशा मिनिमम दो पहलू रहेगा। जैसे कि एक कॉइन, एक सिक्का का दो पहलू होता है, उसी तरह एक ट्रांजैक्शन का भी दो पहलू होता है। और हम जब उसे रिकॉर्ड करते हैं तो हमको दोनों ही पहलू को रिकॉर्ड, सिर्फ एक पहलू को रिकॉर्ड करने से नहीं। सो मुकुल बाहर निकल, एक बार फिर से कस देंगे तेरे को। अगर हम मुकुल को ये मोबाइल फोन बेचे, मुकुल हमको पैसा नहीं दिया है, तो अगर हम सिर्फ ये सोचेंगे कि हमको अपना मोबाइल का हिसाब रखना है, किसके हिसाब रखना है? मोबाइल मेरे पास से चला गया, हाँ ये सही है कि मोबाइल मेरे पास से चला गया, मुझको मोबाइल का तो हिसाब रखना है, बट हमको मोबाइल के साथ साथ मुकुल का भी हिसाब रखना है, क्योंकि मुकुल से हमको पैसा मिलेगा। अगर हम सिर्फ एक तरफ देखें, सिक्का का एक तरफ देखें, मोबाइल चला गया, मोबाइल चला गया, सही है, वो गलत नहीं है, बट वो आधा सच है। पूरा सच तो ये है कि हाँ मोबाइल चला गया और मुकुल से पैसा आएगा, तो हमको मुकुल का भी हिसाब रखना है। समझ में आया? क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो यू कैन नॉट रिकॉर्ड ओनली वन साइड ऑफ द कॉइन. Every transaction that is taking place in the business will always have minimum two sides, two effects, and you need to identify both the effects. किस पे असर हो रहा है और उन सब चीजों का हिसाब। तो अभी हम जाकर के मोबाइल खरीदे, 10,000 रुपया का मोबाइल खरीदे, मेरा पॉकेट से 10,000 का कैश चला गया, तो हम खाली पैसा का हिसाब रखेंगे, कैश गया। हमको मोबाइल का भी तो हिसाब रखना है कि मोबाइल आया, तो मेरे पास तो 10,000 का मोबाइल भी आया और 10,000 कैश गया। तो जिस तरह से एक तराजू का दो पहलू है, उसी तरह से एक ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होता है उसका भी दो पहलू है, और ये दोनों हमेशा सेम वैल्यू का होगा। किसका क्या होगा? सेम वैल्यू का होगा। द लेन
का वैल्यू विल ऑलवेज बी सेम टू द वैल्यू ऑफ देन। गिव एंड टेक जो हो रहा है, उस गिव और टेक का वैल्यू दोनों का सेम रहेगा। दैट इज व्हाट डुअल एस्पेक्ट, डुअल टू एस्पेक्ट नजरिया। सो हर ट्रांजैक्शन को आपका दो नजरिया निकल करके आता है मिनिमम, और आपको दोनों नजरिया को रिकॉर्ड करना है। इसी से, यही डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से निकल कर आया है जो आपका बहुत जन का बुक का नाम होगा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। मतलब हम लोग जो अकाउंटिंग रखते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, वो कौन सा सिस्टम को फॉलो करता है? डबल एंट्री का मतलब ये नहीं होता है कि एक ट्रांजैक्शन को दो बार रिकॉर्ड करें। डबल एंट्री का मतलब होता है कि एक ट्रांजैक्शन का दो पहलू को रिकॉर्ड करें। So when you're going to do the accounting, that is the next class when you start the accounting procedure, this is what we need to follow, double entry. So you will be given transactions, paid salary, paid rent, bought फलाना, sold ढिमकाना, ये सब आपको दिया रहेगा। Now you need to analyze this transaction and from there you need to split दो पार्ट में कि इसमें लेन क्या है और देन क्या है। मतलब इसमें वो कौन सा दो चीज है जिसका हमको हिसाब रखना है और उसका हिसाब रखना है। क्लियर? एंड आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू ऑल, डोंट वरी। हम एक छोटा सा पुड़िया दे देंगे, वो पुड़िया रखना संभाल के, ट्रिक रहेगा उससे। दुनिया का कोई भी अकाउंटिंग रहे, कहीं से भी जर्नल उठा के दे तुमको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी ट्रांजैक्शन रहे, हर ट्रांजैक्शन में वही प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। दैट इज नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस इट। सो ये जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी को फॉलो करके हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। समझ में आया? क्लियर है? पक्का? चलिए तब